Hello students, welcome to Biomentor's classes online. So today we are going to discuss numerical portion from the chapter laws of motion। और जैसा कि आप जानते हैं लॉज ऑफ मोशन में हम लोगों ने दो पार्ट्स में इस चैप्टर को डिवाइड किया, जिसमें एक है विदाउट फ्रिक्शन वाला और सेकंड वाला है विद फ्रिक्शन वाला। विद फ्रिक्शन वाला पोर्शन आप लोगों ने थियरी लेक्चर को एक बार गो थ्रू कर लिया होगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। तो जो छोटे छोटे बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उनको एक बार आप रिकॉल कर लीजिए और कॉन्सेप्ट्स को रिकॉल करने के पश्चात फिर आप इस लेक्चर को देखने की कोशिश कीजिए। ठीक है, चलो तो स्टार्ट कर देता हूं विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, जो ये रहा आपकी स्क्रीन पर। अ ब्लॉक ऑफ मास 2 kg इज गिवन वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस, फ्रिक्शन कोफिशिएंट म्यू बराबर 0.2। यहां पर आपको इन सवालों को पकड़ना बड़ा ही आसान रहता है। क्यों? क्योंकि इन सवालों में फ्रिक्शन ये दिया रहता है, तो आपको सीधा सीधा पता लग जाएगा कि ये सवाल कहां से आया है, फ्रिक्शन चैप्टर से है। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग ऑन इट एंड आफ्टर हाउ मच टाइम एंड एट व्हाट डिस्टेंस इट विल स्टॉप। तो देखो ये एक सवाल है या इसमें कितने सवाल हैं? एक सवाल तो है नहीं। आफ्टर हाउ मच टाइम, टाइम पूछा है, डिस्टेंस पूछी है, फ्रिक्शन फोर्स पूछा है, बहुत सारी चीजें पूछी है। मतलब यहां पर बहुत सारे सवाल यहां पर प्रेजेंट हैं। चलो तो हम सबसे पहले इन सवालों को करने के लिए एक ब्लॉक डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। 2 kg का हमारा ये ब्लॉक है। देखो इसको वेलोसिटी दे रखी है, मतलब इसका इनिशियल वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड। ये मैं मान लेता हूं इस डायरेक्शन में, जरूरी नहीं है किसी डायरेक्शन में मानो, कहीं पे भी मान सकते हो। और यहां पर म्यू बराबर दिया गया है 0.2। तो एक सबसे पहले एक सिंपल सी बात तो ये समझो कि भैया इसका वेट आएगा W बराबर 20। ये नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो आएगी आपके पास में म्यू टाइम्स एन, जो कितनी आएगी? देखो म्यू 0.2 है इनटू एन, एन इज द नॉर्मल रिएक्शन जो 10 है, सो यहां पर आ रही है 2 न्यूटन। दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन जो यहां पर अवेलेबल है। फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी गिवन है, कितनी अवेलेबल आ रही है? 2 न्यूटन यहां पर फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू यहां पर आ रही है। यस और नो? 2 ही आ रही है ना कि कम आ रही है कि ज्यादा आ रही है? नहीं बेटा, ये 4 आ जाएगी। क्यों 4 आ जाएगी? ये 20 है, 10 कहां से लिख दिया मैंने? अच्छा, u बराबर 10 से मैंने 10 लिख दिया, कोई बात नहीं। तो ये यहां पर 4 न्यूटन आ गई। अब यहां पर क्या है? देखो यहां पर ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है ये क्या करेगा? रिटार्डेशन प्रोड्यूस करेगा। तो जो रिटार्डेशन आएगा वो कितना आएगा? फ्रिक्शन जो मैक्सिमम लग सकता है वो, और मास मतलब 4/2, मतलब आएगा आपके पास में 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपके पास में क्या आ गया? रिटार्डेशन आ गया है। क्योंकि भैया फ्रिक्शन अपना मैक्सिमम वैल्यू कोई लगाएगा, ऐसा थोड़ी करेगा कि थोड़ा सा लगा दूं, थोड़ा सा लगा दूं। वो वाली सिस्टम कब आती है? जब ब्लॉक पहले रेस्ट पर हो, तब एक्सटर्नल फोर्स से कंपेयर करते। लेकिन यहां पर ऑलरेडी वेलोसिटी गिवन दे रखी है, तो यहां पर हमको इन चीजों को देखना है। अब सवाल में क्या पूछा गया है? सवाल में पूछा आफ्टर हाउ मच टाइम एंड एट व्हाट डिस्टेंस इट विल स्टॉप। तो यहां पर हम क्या कर सकते हैं? जैसे v बराबर का u प्लस का at में लगाता हूं, तो मुझे पता है, क्या पता है भैया? फाइनल वेलोसिटी 0 है क्योंकि उसको रोकना है। इनिशियल वेलोसिटी आपके पास में 10 है और रिटार्डेशन कितना है? 2। एक्सेलरेशन माइनस 2 या रिटार्डेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, और यहां से टाइम आप निकालोगे तो t बराबर आएगा 5 सेकेंड। ये आपने यहां पर समय निकाल दिया, ये यहां पर आपने समय निकाल दिया। और क्या चाहिए? तो कितनी देर के पश्चात वो रुकेगा? तो आप देखो v² बराबर का u² प्लस का 2as लगाते तो क्या हो जाता बताओ? v बराबर 0, u कितना है? 10, तो 10 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू माइनस का 2 इंटू s। बोलो सही है क्या? तो कितनी दूरी कवर करेगा? तो ये आएगा 10 का स्क्वायर मतलब 100/4, मतलब आएगा 25 मीटर। सो 25 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करके ये रुक जाएगा। तो इस सवाल में हमारे पास में जो जो क्वेश्चन दिए गए थे, मैंने उन सारे सवालों को यहां पर कवर किया है। यहां पर एक बात को ध्यान रखना, मैं इसको ऐसे क्यों कर रहा हूं, क्या रीजन है? क्योंकि यहां पर इनिशियल वेलोसिटी पहले से ही दे रखी है। आगे चल के वो सवाल आएंगे जहां पर ब्लॉक पहले रेस्ट पर होगा, फिर आपको फ्रिक्शन के लिए कैलकुलेट करना पड़ेगा क्या होगा क्या नहीं होगा। अभी इसको स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल सवाल है, इसी के बेसिस पर चलेंगे। ठीक है,
चलो अगला सवाल यहां पर देखो थोड़ा सा क्या आ रहा है सवाल के अंदर में। देखो मैं सवाल को थोड़ा सा फेंट कर दिया है। सवाल में देखो क्या हो रहा है, यहां पर एक ब्लॉक दिया गया है 2 केजी का, एक दिया गया है 4 केजी का, म्यू बराबर 1/2 है और एक 60 न्यूटन का फोर्स दिया गया है। मैं क्या करता हूं, देखो ध्यान से समझना यहां पर, जैसे यहां पर आपके पास में 2 केजी का ब्लॉक दिया गया है और यहां पर आपके पास में 4 केजी का ब्लॉक दिया गया है और आपने एक ही डायरेक्शन में 60 न्यूटन का फोर्स दिया गया है और म्यू बराबर का 1/2 दिया गया है। देखो मैं जानता हूं, आपको मैंने इसमें एक सवाल करवाया हुआ है ड्यूरिंग द नॉर्मल लेक्चर, जिसमें 2 साइड से फोर्स दिए रहते हैं। तो 2 साइड से फोर्स दिए रहते हैं तो आप क्या करते हो, नेट एक्सटर्नल फोर्स निकालते हो, नेट फ्रिक्शन का फोर्स निकालते हो, फिर कंपेयर करते हो, फिर हम क्या कहते हैं, पहले फ्रिक्शन आता है बाद में टेंशन आता है। ये सारे कॉन्सेप्ट आपको सिखाए गए हैं। लेकिन इन सवालों में जहां पर एक सिंगल फोर्स आपको दिया गया है, उस स्थिति में आप क्या करोगे, तो उस स्थिति में देखो यहां पर सिचुएशन कुछ ऐसे बनेगी कि आप यहां पर 2 केजी वाले ब्लॉक के लिए देखोगे फॉर 2 केजी, तो 2 केजी वाले के लिए W बराबर आएगा 20 न्यूटन। तो नॉर्मल रिएक्शन R1 मान लेता हूं 20 न्यूटन और यहां से फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू आएगी म्यू टाइम्स, मतलब हाफ इंटू 20, तो ये आएगी 10 न्यूटन। और 4 केजी वाले ब्लॉक के लिए क्या होगा बेटा, सेम नॉर्मल रिएक्शन R2 आएगी 40 न्यूटन और फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू आएगी कितनी, 1/2 इंटू 40 न्यूटन, मतलब आएगा 20 न्यूटन। ठीक है, तो अब ये बेसिकली आपका एक तरह से सिस्टम की तरह बिहेव कर रहा है। ये कैसा बिहेव कर रहा है, सिस्टम की तरह बिहेव कर रहा है। जहां पर हो क्या रहा होगा, यहां पर सिंपल सी बात इतनी सी हो रही है कि ये एक पूरा सिस्टम है, ये क्या है, एक पूरा सिस्टम है जिसको 60 न्यूटन का फोर्स चलाने की कोशिश कर रहा है, जबकि 20 न्यूटन और 10 न्यूटन ये दोनों मिलकर इसे रोकने की कोशिश कर रहे हैं। बराबर, यस और नो। तो बताओ एक्सेलरेशन कितना आएगा इस सिस्टम का, तो इस सिस्टम का जो एक्सेलरेशन आएगा वो आएगा कितना, टोटल फोर्स जो खींच रहा है 60, जो रोक रहा है वो 30, और जो टोटल मास है जो खींचा जा रहा है 2 + 4 6, तो ये आंसर आएगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो कई बार क्या होता है, सिंपल सवाल ज्यादा गलत होते हैं और डिफिकल्ट सवाल हमें आता है। एक्चुअली क्या होता है समझिए, जब 2 अलग अलग फोर्सेस दे रखे होते हैं तो हमें वो टेक्निक आती है, मैंने थियरी लेक्चर में आपको समझाई हुई है। लेकिन मान के चलो आपको ऐसा सवाल आ जाए सिर्फ सिंगल साइड में फोर्स दिया हो, सिंगल साइड में फोर्स दिया हो, तो उस स्थिति में करना क्या है, उस स्थिति में नेट फोर्स जो खींच रहा है वो 60 न्यूटन जो इस सवाल में दिया गया, ठीक है। अब ऐसा मत कर देना 4 और 2 60, 60/6 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन नहीं निकालना, यहां पे फ्रिक्शन है। फ्रिक्शन क्या करने की कोशिश कर रहा है, इस सिस्टम को रोकने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जब 2 साइड से फोर्सेस लगा रहे होते तब सिचुएशन अलग बनती है और सिंगल साइड वाली सिचुएशन अलग बनती है। डबल साइड वाली सिचुएशन मैंने ड्यूरिंग द लेक्चर थियरी लेक्चर में बताई हुई है, उस लेक्चर को मेथड को ध्यान रखना है। तो यहां पर एक्सेलरेशन आ गया है। अब एक्सेलरेशन के पश्चात अब आपको कुछ नहीं करना है, अब आपको एफबीडी बना के सॉल्व करना है। तो जैसे मान के चलो यदि मैं 4 केजी वाले ब्लॉक का एफबीडी बनाता हूं, तो 4 केजी वाले ब्लॉक का एफबीडी बनाता हूं तो इस पर 60 न्यूटन इधर लग रहा होगा, इसका एक्सेलरेशन ए बराबर 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इधर चल रहा होगा, इधर फ्रिक्शन 4 केजी वाले का फ्रिक्शन 20 न्यूटन इधर चल रहा होगा और इधर में एक टेंशन और लग रही होगी। यस और नो। तो एफ नेट बराबर एम ए यदि मैं लगाता हूं तो क्या आएगा, 60 - T - 20 बराबर 4 × 5। यहां से तो टेंशन 0 आ रही है मेरे पास, क्या दिक्कत हो रही है, कुछ छूटा तो नहीं, कुछ छूटा तो नहीं। 2 केजी वाले से क्या हो रहा है, यहां टेंशन, यहां फ्रिक्शन और यहां एक्सेलरेशन। तो T माइनस इसका फ्रिक्शन है 10 बराबर 2 × 5, तो टेंशन बराबर आ रही है 20 न्यूटन। तो टेंशन बराबर आ रही है 20 न्यूटन। यहां से कहीं ना कहीं कुछ तो चीज मिस कर रहा हूं मैं, क्या मिस कर रहा, अरे नहीं बेटा सब कुछ सही था। देखो क्या हो गया,
मैं इसको जोड़ते समय में मिस्टेक कर गया। क्या हो गया देखो 60 माइनस टी और 4 पंजे 20 है ना, 20 और 20 40 आएगा इधर जाके, कितना आएगा 40 आएगा, तो माइनस सॉरी इक्वल टू 40, तो टी बराबर यहां से भी 20 न्यूटन ही आएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक साइड से अलग आए और एक साइड से अलग आए, अदरवाइज तो स्ट्रिंग टूट जाती। कोई बात नहीं, ध्यान से फिर से देखना, इसलिए मैंने इसको दोबारा यहां से भी चेक करके दिखाया है आपको। 2 kg वाले पर मैंने बनाया, 2 kg वाले पर क्या हो रहा है, एक सिर्फ और सिर्फ टेंशन और यहां से है एक्सेलरेशन बराबर 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और फ्रिक्शन इसे रोकने की कोशिश कर रहा है, तो एफ नेट बराबर एम ए, तो 2 इंटू ए वैल्यू पुट करेंगे तो टी माइनस का यहां पर कितना आ रहा है 10 न्यूटन की फ्रिक्शन है और ये है 5, तो टेंशन बराबर यहां से 20 न्यूटन आ रहा है और यहां से भी यदि मैं चेक करता हूं तो भी टेंशन 20 न्यूटन आएगी। ये उस तरह के सवालों को सॉल्व करने का तरीका है जहां पर आपको सिंगल साइड में एक ही फोर्स दिया है, चाहे उधर दिया हो चाहे इधर दिया हो। इसमें मेथड में ध्यान रखना, अब ये मेथड यदि आपको पता है कि भैया ये सवाल आते हैं तो इनका ये कॉन्सेप्ट है, इनको इसी प्रकार से सॉल्व करना है। हमें चेक करना है कहीं एक्सटर्नल फोर्स बड़ा तो नहीं है या छोटा तो नहीं है, क्या सिचुएशन यहां पर बन रही है, कौन सी चीजें यहां पर आएंगी, यस और नो। क्या आप इसे कर सकते हैं क्या? बिल्कुल बेटा, डेफिनेटली आप इन सवालों को यहां पर टैकल कर सकते हैं। आगे बढ़ता हूं मैं अगले सवाल की तरफ। सवाल देखो क्या हो रहा है, सवाल ये कह रहा है a block slides down an inclined plane of angle 45 degree with an acceleration this, find friction of coefficient। तो बताओ इस सवाल को पढ़ने के बाद में सबसे पहले आपके मन में क्या आना चाहिए कि जब हम लोग एक इंक्लाइन प्लेन पर जिसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा है, यहां पर m मास का ब्लॉक यदि स्लाइड कर रहा होता है तो यहां पर जो a आ रहा होता है उस a की वैल्यू कितनी होती है, जी साइन थीटा माइनस का म्यू जी कॉस थीटा, यस और नो। ये आपको याद है क्या? यदि ये याद है तो इस सवाल में फिर कुछ भी नहीं बचा है। ये देखो नीट लेवल पे ऐसे ही सवाल रहते हैं, बहुत ज्यादा हाई फंडू सवाल नहीं रहते हैं जिन्हें आप इजीली 1 मिनट के अंदर में कर सकते हो। मैक्सिमम कोई सवाल आपका 2 मिनट लगाएगा। चलो इस सवाल का अंदर का डेटा देखो, एक्सेलरेशन की वैल्यू दे रखी है, एंगल दे रखा है, तो एक्सेलरेशन आएगा g अपॉन 2√2 बराबर g और ये आएगा साइन 45 माइनस म्यू आपको निकालना है g इंटू कॉस 45। यहां पर एक बात देखिए, g कट जाएगा, ये बचेगा 1/2√2 बराबर साइन 45 आएगा 1/√2 माइनस म्यू इंटू कॉस 45 आएगा 1/√2। क्या ये कैंसल हो जाएंगे सारे √2? बिल्कुल। यहां बचेगा 1/2 बराबर 1 माइनस का म्यू। इसको करना है सॉल्व, तो बताओ म्यू बराबर कितना आएगा, म्यू उधर जाएगा और 1 माइनस 1/2 सॉल्व करेंगे, आंसर विल बी 1/2। खत्म। सवाल बड़ा ही आसान है, बशर्ते आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, यदि हम इस सवाल में मैं आपसे पूछूं रिकॉलिंग, मान के चलो सवाल में ऐसा हो, क्या हो कि ये भैया थीटा है और मान के चलो यहां पर एक m मास का ब्लॉक है और इसको इनिशियल वेलोसिटी v0 दे रखी है, तो यहां पर इसमें रिटार्डेशन a आएगा, इसमें जो रिटार्डेशन आएगा, रिटार्डेशन उसका फॉर्मूला क्या आएगा बताओ, a बराबर कितना आएगा, तो ये आपको याद होना चाहिए जी साइन थीटा प्लस का म्यू जी कॉस थीटा। ये सवाल जो है, जो सवाल यहां पर मैं दिया हूं आपको वो स्लाइडिंग डाउन के लिए दिया हूं, जबकि यहां पर ऐसा भी हो सकता है कि यदि एक आप ब्लॉक दिया है उसको इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है तो उसका रिटार्डेशन कितना होगा, तो इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला है। अब इस सवाल में ए दे दे रिटार्डेशन इतना है भैया, तो बताओ म्यू कितना होगा। तो क्या इस सवाल को आप टैकल कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ये आपको यहां पर देखना होगा। A block slides down a 45-degree inclined plane in twice the time it takes to slide down a smooth 45-degree inclined plane. What is the friction coefficient between the block and the incline? सवाल को फिर से समझिए, हमारे पास में एक इंक्लाइन प्लेन दिया गया है जिसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 45 डिग्री दिया गया है। मैं थोड़ी देर के लिए इसे मान रहा हूं थीटा है। क्या है? थीटा है। अब यहां पर क्या बोला गया है, यहां पर रखा है एक ब्लॉक जिसका मास है m, ठीक है। अब सवाल में बोला गया है कि जब इसे स्मूथ सरफेस पे स्लाइड डाउन कराया गया है और एक बार फ्रिक्शन वाले सरफेस पे स्लाइड डाउन कराया गया है,
तो जो फ्रिक्शन वाले सरफेस पे जब ये नीचे आता है तो ये 2 गुना टाइम लेता है। कितना टाइम लेता है? 2 गुना टाइम लेता है। तो बताओ फ्रिक्शन कोएफिशिएंट म्यू कितना होगा? तो हम थोड़ी देर के लिए मानते हैं, क्या मानते हैं, जैसे मैं पहला केस सॉल्व करता हूं फॉर स्मूथ प्लेन। किसके लिए सॉल्व करता हूं? फॉर स्मूथ प्लेन। ठीक है, तो स्मूथ प्लेन के लिए क्या हो जाएगा? तो स्मूथ प्लेन के लिए एक्सेलरेशन आएगा बेटा जी साइन थीटा। इंक्लाइन प्लेन पर कोई भी बॉडी जब स्लाइड डाउन कर रही होती है तो उसका एक्सेलरेशन कितना आता है? जी साइन थीटा आता है। मैंने मान लिया कि ये जो इंक्लाइन प्लेन है, ये जो इंक्लाइन प्लेन है ये यहां से लेकर के यहां तक s दूरी का है। ठीक है, तो मुझे बताओ इनिशियली रेस्ट पर है तो s बराबर कितना आएगा? हाफ ए टी स्क्वायर। तो भैया जी s बराबर आएगा हाफ जी साइन थीटा और टी स्क्वायर। ये मेरे पास में यहां पर एक डेटा बन रहा है, यस और नो। अब सोचो यदि मैं बात करता हूं फॉर रफ प्लेन, फॉर रफ प्लेन, तो रफ प्लेन के केस में रिटार्डेशन जो आएगा वो कितना आएगा? जी साइन थीटा माइनस का म्यू जी कॉस थीटा, यस और नो। तो आपने बोला बात तो सही है। तो अब मुझे बताओ इसमें जो टाइम लगेगा, मैं मान लेता हूं n गुना टाइम लग रहा है, तो हाफ इसको लिखेंगे जी साइन थीटा माइनस का म्यू कॉस थीटा, और यहां जो लगने वाला टाइम है यहां दिया है 2 गुना लग रहा है। कितना लग रहा है? 2 गुना। मैं 2 गुना नहीं लेता हूं, मैं n गुना ले लेता हूं, तो ये आएगा एन टी का स्क्वायर। बोलो यस और नो। अब सवाल में क्या हो रहा है? डिस्टेंस तो सेम ट्रेवल करी जा रही है, डिस्टेंस तो सेम ट्रेवल करी जा रही है। इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। तो बराबर यदि मैं कर देता हूं तो ये आएगा हाफ जी साइन थीटा टी स्क्वायर बराबर हाफ जी, और ब्रैकेट के अंदर में है साइन थीटा माइनस का म्यू कॉस थीटा इंटू एन स्क्वायर टी स्क्वायर। बोलो क्या कट जाएगा और क्या बच जाएगा? तो आप बोलोगे हाफ जी टी स्क्वायर और टी स्क्वायर कट जाएगा, तो आपके पास में बचेगा साइन थीटा बराबर ब्रैकेट के अंदर में है साइन थीटा माइनस का म्यू कॉस थीटा और ब्रैकेट के बाहर है एन स्क्वायर। थोड़ी देर के लिए ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो ये आएगा साइन थीटा बराबर एन स्क्वायर साइन थीटा माइनस का म्यू कॉस थीटा और एन स्क्वायर। बोलो सही है क्या? यस और नो। आपने बोला बिल्कुल सही बात है। तो इसको इधर और इसको इधर लेके आता हूं तो क्या हो जाएगा? म्यू कॉस थीटा एन स्क्वायर बराबर एन स्क्वायर साइन थीटा माइनस का साइन थीटा। बोलो यस और नो। सोचो आएगा या नहीं आएगा? बिल्कुल। अब मैं क्या करता हूं, देखो मुझे तो म्यू से मतलब है तो म्यू को यहां छोड़ देता हूं, बाकी से डिवाइड कर देता हूं। तो यहां पर म्यू बराबर क्या आएगा? या कॉस थीटा से पहले डिवाइड कर दूं? चलो कॉस थीटा से सिर्फ और सिर्फ कॉस थीटा से डिवाइड कर रहा हूं। कॉस थीटा से डिवाइड करेंगे तो कितना बनेगा? देखो ये बनेगा म्यू एन स्क्वायर बराबर एन स्क्वायर, और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कितना आएगा? टेन थीटा माइनस का टेन थीटा। बोलो यस और नो। यस और नो। आपने बोला बिल्कुल सही है। अब एक काम करो, एन स्क्वायर से डिवाइड कर दो, टेन थीटा को कॉमन ले लो, तो म्यू बराबर आएगा कितना? टेन थीटा कॉमन एन स्क्वायर माइनस 1, और यहां से डिवाइड होके एन स्क्वायर आएगा, तो म्यू बराबर आएगा टेन थीटा और ब्रैकेट के अंदर में 1 माइनस का 1 बाई एन स्क्वायर। अब आप में से 90% स्टूडेंट को ये रिजल्ट याद होगा, जिनको रिजल्ट याद नहीं है उनको परेशानी होगी, जाहिर सी बात है। ये रिजल्ट म्यू बराबर टेन थीटा 1 माइनस 1 बाई एन स्क्वायर आपको याद होना चाहिए। सवाल में बिल्कुल यही, एक एंगल थीटा पता हो और कितना गुना टाइम लगा रहा है। अब लॉग स्लाइस ट्वाइस द टाइम, ठीक है, ट्वाइस, हमेशा ज्यादा समय लगेगा, इस बात को ध्यान रखना है। तो म्यू बराबर आएगा 1045 1 माइनस 1 बाई 2 का स्क्वायर। सो म्यू बराबर बचेगा 1045 1 माइनस 1 बाई 4, मतलब आंसर आ रहा है 3/4 या 0.75 या फिर 3/4। इसमें इस सवाल के अंदर में ये रिजल्ट बड़ा ही काम का रिजल्ट है, इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इज इट क्लियर टू यू? सवाल फिर से समझ लीजिए। एक, जब आप स्मूथ प्लेन पे चल रहे हो तो आपको कम समय लगेगा
फ्रिक्शन वाले सरफेस पे ज्यादा समय लगेगा सेम डिस्टेंस को ट्रैवल करने के लिए। अब हो सकता है एग्जामिनर यहां पे थ्राइस द टाइम दे दे, 4 टाइम्स दे दे, 5 टाइम्स दे दे, क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क पड़ता है नहीं। दूसरा वहां पे जो थीटा है उसको बदलेगा। अच्छा, दोनों इंक्लाइन प्लेन पे एंगल सेम ही रहेगा। यदि दोनों प्लेन पे एंगल सेम नहीं है, समझिए चीजों को, कॉम्प्लिकेटेड चीजें भी आपको पता होनी चाहिए। देखो ये मेथड कब एप्लीकेबल है, ये फॉर्मूला कब एप्लीकेबल है? जब आपके दोनों प्लेन का एंगल सेम है। लेकिन यदि दोनों प्लेन का एंगल सेम नहीं है, तो आपको यहां पर थीटाज की वैल्यू पुट करनी है। थीटा की क्या करनी है? वैल्यू पुट करनी है। दोनों को आमने सामने रख के इक्वल करना है। थीटा की वैल्यू पुट करनी है और दोनों एस को आमने सामने रख के इक्वल करना है और सॉल्व करना है। आपको म्यू का आंसर मिलेगा। अच्छा, एक बात और समझिए, सवाल में ऐसा भी तो हो सकता है कि म्यू की वैल्यू दे दे और पूछे कितना गुना ज्यादा समय लगेगा। यस, क्या ऐसा हो सकता है? वो इंक्लाइन प्लेन का एंगल पूछे, बिल्कुल यस। तो यहां पर एक फॉर्मूले से आपके 1, 2 और 3 वेरिएबल वाले सवाल हैं। 3 में से 2 चीजें आपको वो दे देगा और कोई भी एक चीज आपसे वहां पर कैलकुलेट करवाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? बताओ भैया, सब लोगों को ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? क्लियर है? फिर से सुन लो। क्लियर? स्मूथ प्लेन पे ज्यादा समय लगेगा कि कम समय लगेगा? कम समय लगेगा। फ्रिक्शन वाली पर ज्यादा समय लगेगा। हमेशा सवाल में दोनों सरफेस, दोनों डिस्टेंसेस सेम देगा और टाइम बढ़ा के देगा। ठीक है, 2 गुना दे सकता है, 3 गुना दे सकता है, 4 गुना दे सकता है और कुछ भी जो उसके मन में आए वो यहां पर दे सकता है। अगला सवाल देखो, यहां पर क्या दिया गया है। सवाल का लेवल थोड़ा सा बढ़ते बढ़ते जा रहा है। अ बॉडी स्लाइड्स डाउन एन इंक्लाइन प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन 37 डिग्री with horizontal, yes or no? The distance traveled by the body in time t is given by s बराबर t square. Find the friction coefficient between the body and the inclined plane. कैसे सोचूं मैं इस सवाल में कि क्या पूछा है? पूछा क्या है? देखो, व्हाट इज गिवन एंड व्हाट इज आस्क, जब तक आप सवाल में से इस चीज को एक्सट्रैक्ट नहीं करोगे, सवाल होना ही नहीं है आपसे। फिर से कह रहा हूं मैं, व्हाट इज गिवन एंड व्हाट इज आस्क, फिर उसके बाद में कौन से चैप्टर का सवाल है, क्या है, वो सारी चीजें आपको एक क्रमबद्ध तरीके से पता होनी चाहिए। सवाल पढ़ते ही शुरू हो जाना चाहिए दिमाग में कि यार ये चैप्टर, कौन से चैप्टर का सवाल हो सकता है। चलो, चैप्टर आइडेंटिफाई हो गया। फिर व्हाट इज गिवन, क्या गिवन है और क्या कैलकुलेट करना है। यहीं पर इसी पॉइंट के आजू बाजू में आपके सारे सवाल घूम रहे होते हैं। तो इस सवाल के अंदर में देखिए क्या हो रहा है। सवाल के अंदर में लिखा है, एक बॉडी है, स्लाइड डाउन कर रही है, इंक्लाइन प्लेन पे कर रही है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन दे रखा है हॉरिजॉन्टल के साथ में। अब जो डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है वो बॉडी, उसकी इक्वेशन दे रखी है टाइम के साथ में। तो इक्वेशन वाला तो काइनेमेटिक्स का पोर्शन है, यस और नो? तो ऐसा लग सकता है कि ये काइनेमेटिक्स का सवाल है, लेकिन उसने आगे बोल दिया फाइंड द फ्रिक्शन कोएफिशिएंट बिटवीन द बॉडी एंड इंक्लाइन, मतलब कहीं ना कहीं फ्रिक्शन से रिलेट कर रहा है। अब सवाल के अंदर में मैं क्या सोचूं? तो देखो, मुझे एक बात पता है कि जैसे मान के चलो यदि ये एंगल थीटा है और यहां पर एक बॉडी है एम मास की, मास दिया हो या ना दिया हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बॉडी जब स्लाइड डाउन कर रही होती है तो इसका जो एक्सेलरेशन होता है वो जी साइन थीटा माइनस का म्यू जी कॉस थीटा होता है। ये क्या है? इस बॉडी का एक्सेलरेशन है, बराबर है। एक्सेलरेशन ये है, ये पता होता है। एंगल थीटा गिवन है और म्यू पता है, तो मैं बॉडी का एक्सेलरेशन निकाल सकता हूं। लेकिन यहां तो दिक्कत हो रही है, क्या? म्यू तो पूछा है और एक्सेलरेशन गिवन नहीं है। म्यू तो सवाल में पूछा है, थीटा दिया है और ए नहीं दिया है। चीजों को आइडेंटिफाई करो फिर से। म्यू पूछा है, ए नहीं दिया है, थीटा गिवन है, बराबर है। तो मतलब यदि मुझे कहीं से ए पता लग जाए तो मेरा काम हो जाए। अब सवाल में दिया क्या है? सवाल में दिया है डिस्टेंस का रिलेशन, मतलब ये जो यहां पर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है उसका टाइम के साथ में रिलेशन। तो मेरे दिमाग में काइनेमेटिक्स से एक बात याद आती है, वो क्या है कि यदि मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं तो ये बन जाएगा ds बाई डी टी, जो कि v कहलाएगा, और ये आएगा 2t। और एक बार और डिफरेंशिएशन कर दूं तो dv बाई डी टी बन जाएगा, जो कि आएगा a, और a बराबर आएगा 2। लो भैया, a मिल गया, अब काम खत्म।
चलो पुट द वैल्यू, सॉल्व इट। तो एक ही जगह आपने रखा 2 बराबर जी को कॉमन लेके 10 मान लो, है ना, साइन 37 माइनस म्यू कॉस 37, यस और नो। चलो 2 बराबर आएगा 10 गुणा साइन 37 कितना आएगा 3/5 माइनस म्यू इंटू 4/5। बोलो क्लियर है। अब मैं क्या कर सकता हूं बताओ। यहां पर देखो 2 से काटोगे ये कटेगा 5 बार और 5 से अंदर मल्टीप्लाई कर दो, या 5 को कॉमन निकाल लो, जैसा आप चाहें, ठीक है। लेकिन एक बात और बड़ी इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, जब 2 से इसको काटा है 5 बार तो यहां 0 नहीं बचेगा, यहां 1 बचेगा, ठीक है। 0 नहीं बचेगा, 1 बचेगा, क्लियर। चलो तो क्या बचा दिया, 1 बराबर यहां क्या बचेगा 3 माइनस 4 म्यू। चलो इसको इधर लेके आएंगे तो 4 म्यू बराबर 3 में से 1 गए 2, सो आपके पास में म्यू बराबर आ रहा है 2/4 और 1/2। ये आपके पास में इस सवाल का आंसर हो गया। कर सकते हैं, फिर से मैं बार बार कह रहा हूं, चैप्टर आइडेंटिफाई करो, सवाल में क्या गिवन है ये देखो, और सवाल में क्या पूछा है इसको देखो, सवाल आपका आराम से होने लगेगा। चलो यहां पर सवाल देखो, यहां पे 2 सवाल दिए गए हैं। क्या है, 2 सवाल को देखो कौन कौन से दे रखे हैं, मैं यहां पर लेके जा रहा हूं। पहला सवाल यहां पर दिया गया है, एक स्मूथ प्लेन है नॉर्मल, यहां पर 10 केजी का एक ब्लॉक है और इस पर 30 न्यूटन का फोर्स है और म्यू बराबर 0.5, 1/2 लिखा है। हो सकता है आपको ना दिख रहा हो, या मैं इसको थोड़ा सा ये कर देता हूं, फेंट कर देता हूं, फेंट करने से हो सकता है आपको दिखने लग जाए, ठीक है, क्लियर। अब दिख रहा है, एक सवाल ये है और एक सवाल ये है, कैसे करेंगे बताओ। तो इन सवालों के लिए सबसे पहले मैं क्या करूं, इसका वेट निकालूंगा। W बराबर आएगा 100 न्यूटन, ये नॉर्मल रिएक्शन, फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू आएगी म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन, म्यू है 0.5 इंटू नॉर्मल रिएक्शन है 30 न्यूटन, सॉरी 30 कहां से आ गई, 100 न्यूटन, तो आपको मिल गया 50 न्यूटन, क्लियर। ये आ गई फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू इस पर्टिकुलर सवाल के लिए। अब कंपेयर करके देखो, सवाल में समझो क्या पूछा है, फाइंड द फ्रिक्शन ऑन द ब्लॉक, फ्रिक्शन फोर्स निकालना है, बड़ा ही आसान सवाल है। अब यहां पर क्या होता है कि यदि एफ एक्सटर्नल बड़ा है एफ मैक्सिमम से, तो फ्रिक्शन फोर्स बराबर एफ मैक्सिमम ही होता है, मतलब मैक्सिमम फ्रिक्शन लग चुका होता है। लेकिन यदि एफ एक्सटर्नल छोटा है फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू से, तो फ्रिक्शन का फोर्स एक्सटर्नल फोर्स के बराबर होता है। पॉइंट टू बी नोटेड, ध्यान से कॉन्सेप्ट में पढ़ा हुआ है भैया। देखो जो छोटा होगा ना वही फ्रिक्शन का फोर्स होगा। यदि फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू छोटी आ रही है एक्सटर्नल फोर्स से, इन दोनों को कंपेयर करके देख लो, इन दोनों को क्या करो, कंपेयर करके देखो। ये 30 न्यूटन जो एक्सटर्नल फोर्स है और ये फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है, दोनों को कंपेयर करो, और दोनों को कंपेयर करने में जो छोटा नंबर है वही फ्रिक्शन फोर्स है। तो इस सवाल में फ्रिक्शन की वैल्यू आएगी 30 न्यूटन और सवाल खत्म। 30 न्यूटन और सवाल खत्म, ये सवाल इसमें है। लेकिन क्या यही सेम कॉन्सेप्ट आप यहां अप्लाई करोगे? यहां पर क्या किया गया है, फोर्स दिया ही नहीं है, सिर्फ एक इंक्लाइन प्लेन दिया है। इसको मैं दोबारा डायग्राम में बना रहा हूं। डायग्राम में क्या हो रहा है, आपके पास में एक इंक्लाइन प्लेन दिया गया है जिसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 37 डिग्री का है। ब्लॉक अभी भी 10 केजी का ही है, ब्लॉक अभी भी 10 केजी का ही है, और म्यू बराबर 0 पॉइंट कितना है, ये 8 है। 0 पॉइंट कितना दिया गया है, 8 यहां पर दिया गया है। तो यहां पर आपको फ्रिक्शन का फोर्स निकालना है। चलो भैया, नॉर्मली देखो मैं क्या करता हूं ऐसे सवालों में, यहां पर वेट 100, लेकिन यहां पर क्या होता है ना कि ये वाला एंगल 37 डिग्री, तो एक कंपोनेंट आएगा 100 cos 37, यहां आएगी नॉर्मल रिएक्शन, ये वाला कंपोनेंट आएगा 100 sin 37 बराबर। चलो 100 sin 37 को सॉल्व करते, 3/5
तो ये आएगा 60 न्यूटन। ये कितना आएगा? 60 न्यूटन। 100 cos 37 मतलब 100 इंटू 4/5, 100 इंटू 4/5 मतलब ये आएगा 80 न्यूटन। क्लियर? अब फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू आएगी म्यू टाइम्स आर, और नॉर्मल रिएक्शन कितना है यहां पर? जो ये वाला फोर्स है ये नॉर्मल रिएक्शन प्रोवाइड करेगा, तो ये आएगा 80 मतलब 64 न्यूटन। तो सर जी क्या यही आंसर है? क्या यही आंसर है? तो भैया आपको यहां पर कंपेयर करके देखना पड़ेगा। यहां एक 60 न्यूटन का फोर्स दिया गया है, यस और नो? ये 60 न्यूटन का फोर्स क्या काम कर रहा है? ये इस बॉडी को चलाने का काम कर रहा है। और ये जो फ्रिक्शन की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू है जो कि 64 न्यूटन है, वो रोकने का काम कर रही है। ये रोकेगी और ये 60 न्यूटन क्या करेगी? चलाएगी। अब बताओ, चलाने वाला है 60, रोकने वाला है 64, तो कौन जीतेगा? रोकने वाला जीतेगा। मतलब अब इन दोनों में ये छोटा पड़ गया, तो फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 60 न्यूटन। क्यों? फ्रिक्शन इंटेलिजेंट है, फ्रिक्शन को फिजिक्स आती है, आपको आए या ना आए, बट फ्रिक्शन को फिजिक्स आती है। बराबर, फ्रिक्शन को फिजिक्स आती है, तो उसको मालूम है मैं क्यों 64 लगा के वेस्ट करूं अपनी 4 न्यूटन एक्स्ट्रा, 60 में काम बन जाएगा। तो वो सिर्फ क्या करेगा? 60 न्यूटन ही फ्रिक्शन यहां पर प्रोवाइड करेगा ताकि ये रुक जाए। ठीक है, बात समझ में आ रही है? जैसे आप होटल में खाना खाने जाते हो 90 रुपए का, या मान के चलो आप गए कहीं 90 रुपए की, आपने कोई मिल्क शेक वगैरह ले लिया, आपने 100 रुपए है आपके पास में, तो क्या 100 की 100 दे के आ जाओगे क्या? नहीं, 90। तो ये 100 है, फ्रिक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू 100 है, लेकिन यहां 60 ही है, सॉरी 64 पे 60 है। तो ये छोटी छोटी सी बातें होती हैं जो यहां पर आपको ध्यान रखनी है। अगले सवाल पे आते हैं। देखो ये वाला एक सवाल है, ये बड़ा ही प्यारा सा सवाल है और एग्जामिनर को बड़े भाते हैं ये सवाल। इन सवालों में होता जाता कुछ नहीं है, बहुत डरावनी नहीं है, लेकिन यहां पर एक ऐसी कैटेगरी के सवाल को आप एक्सपेक्ट कर सकते हो जहां पर ब्लॉक का मास दिया गया है, ऐसे फोर्स लगाया जा रहा है, म्यू दिया गया है। सवालों का करने का पैटर्न क्या होता है? तो सबसे पहले आप क्या करो, यहां पर निकालो वेट W बराबर mg। तो देखो यहां पर m की दो वैल्यू दे रखी है, 0.1 और एक 1। तो आपके पास में मैं मान लेता हूं ये सवाल 0.1 के लिए है, तो W बराबर आएगा 0.1 इंटू 10, वेट आ गया 1 न्यूटन बराबर। इन सवालों में खास बात, सबसे पहली बात रिकॉल करो, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कैसा होता है? वो धकेलता है चीजों को बाहर की तरफ। तो मतलब नॉर्मल रिएक्शन बेटा यहां पर इस बार इधर से लगेगा। तो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू बताओ कितनी आएगी? तो यहां पर इस सवाल में नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू आएगी 5 न्यूटन, और फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी? म्यू टाइम्स आर। तो भैया फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू, म्यू मतलब कितना है? 1/2 मतलब 0.5 इंटू आर कितना है? 5। तो फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू यहां पर आपको डिसाइड हो चुकी है 2.5 न्यूटन। अब इसमें दो सवाल हैं। अब देखो एक बात बताओ, मैंने बोला फ्रिक्शन को फिजिक्स आती है, तो सोचो इस ब्लॉक को गिरने, देखो ये ब्लॉक ऐसे चिपकेगा तो है नहीं, ये गिरने की कोशिश करेगा। आप तो 5 न्यूटन का फोर्स लगा के इसे रोकने की कोशिश कर रहे हो। तो जब इसका मास 0.1 kg है, पहली कंडीशन, जब आपका m बराबर 0.1 kg है, तो W बराबर कितना आएगा? 1 न्यूटन आएगा। तो ये 1 न्यूटन के कारण नीचे जाने की कोशिश कर रहा है, 1 न्यूटन के कारण नीचे जाने की कोशिश कर रहा है। आपने इधर से 5 न्यूटन लगा के दीवार के सहारे रोकने की कोशिश करी है, उसके कारण 2.5 न्यूटन का मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स यहां पर डेवलप हो रहा है। तो अब मुझे बताओ, फ्रिक्शन को फिजिक्स आती है तो इसको गिरने से रोकने के लिए किधर लगेगा? सोचो, फ्रिक्शन को पता है कि मैं किधर लगूं तो रुक जाएगा, आप बताओ किधर लगेगा? तो आप बोलोगे फ्रिक्शन को लगना चाहिए इधर में। अब यहां पर इस सवाल के अंदर में देखो क्या हो रहा है। पहले वाले केस के लिए आपकी फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है 2.5 न्यूटन, और जो वो फोर्स जो इसको चलाना चाहता है
फोर्स जो चलाना चाहता है, फोर्स जो चलाना चाहता है वो कितने का है? वो है आपके पास में 1 न्यूटन का। तो कौन बड़ा, कौन बड़ा? तो भैया फ्रिक्शन है बड़ा, फ्रिक्शन है बड़ा, दही बड़ा नहीं, फ्रिक्शन है ग्रेटर फोर्स या लार्जर फोर्स। तो ये गिरेगा क्या? नहीं, ये रुका रहेगा। और अब बताओ फ्रिक्शन कितना चलेगा? 100 में से 90 का मिल्क शेक पी लिया तो 10 बचे। यहां पर 2.5 न्यूटन अवेलेबल है, काम कितने का है? 1 न्यूटन का। तो आंसर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना आएगा? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आएगा जितना रोकने के लिए जरूरत है 1 न्यूटन, जितना रोकने के लिए जरूरत है। और रोकने के लिए कितना चाहिए? 1 न्यूटन। तो भैया 1 न्यूटन के फोर्स से काम हो जाएगा। इसी के अंदर में दूसरा डेटा दिया m बराबर 1 kg। सोचो 1 kg के लिए मैं यहां पर दोबारा से डायग्राम बनाता हूं। ये दीवार ठहरी अपनी, और यहां पर आपने 1 kg का ब्लॉक लगा दिया। म्यू बराबर आपको 0.5 पता है, और आप 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हो, ये डेटा गिवन है। तो भैया नॉर्मल रिएक्शन इधर से लगेगी R, तो R बराबर अभी भी 5 न्यूटन ही रहेगा क्योंकि ये बदला नहीं है। अच्छा, वेट कितना आएगा? तो 1 इंटू 10, वेट आएगा आपके पास में 10 न्यूटन का इधर में। अच्छा, फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू ये आएगी म्यू टाइम्स आर, 0.5 इंटू 5 मतलब 2.5 न्यूटन। अब बताओ क्या होगा? यहां देखो, ये 10 न्यूटन चलाना चाहता है, यस और नो, और ये 2.5 न्यूटन रोकना चाहता है, रोकना चाहता है। तो देखो हर बार क्या हो रहा था, जो रोकना चाह रहे थे वो बड़ा था और जो चलाना चाह रहे थे वो छोटा था। तो हमारे पास में जो छोटा होता है वही फ्रिक्शन की वैल्यू होती है, वही फ्रिक्शनल फोर्स होता है। तो यहां पर क्या है, जो रोकने वाला जो है, रोकने वाला है छोटा कंपेयर टू चलाने वाला। रोकने वाला क्या है? छोटा है कंपेयर टू चलाने वाला। रोकने वाला छोटा पड़ गया, मतलब आप जहां पर गए पहले 100 रुपए में लेके चले थे, 100 रुपए लेके चले थे, 90 रुपए वाला मिल्क शेक पिया क्योंकि हमने रास्ते के किनारे पिया था। अब मान के चलो वही आप पहुंच गए गलती से कहां पर, ताज में पहुंच गए, ओबेरॉय में पहुंच गए, रेडिसन में पहुंच गए, है ना, ग्रैंड हयात में पहुंच गए। वहां जाके पता लग रहा है कि आप तो 100 रुपए लेके निकले थे, लेकिन यहां का मिल्क शेक भैया इतना सस्ता नहीं है, यहां का मिल्क शेक इतना सस्ता नहीं है। यहां पे पता लगा है कि आपकी जेब में तो 100 ही है, लेकिन यहां पर मिल्क शेक 250 का है। तो क्या मिल जाएगा? नहीं मिलेगा, बराबर। सो यहां पर फ्रिक्शन फोर्स कितने का होगा? फ्रिक्शन फोर्स जो होगा, जो छोटा डेटा है, मतलब 2.5 न्यूटन का। देखो रोकने वाले और चलाने वाले में से जो छोटा है, रोकने वाले फोर्स और चलाने वाले फोर्स में से जो छोटा है वही फ्रिक्शन का फोर्स है। रोकने वाले और चलाने वाले में से जो छोटा है वही फ्रिक्शन का फोर्स है। इस बात को आपको याद रखना है 100%। देखो हर बार अब सवालों को देखो, कहां गया, यहां से नहीं, हां यहां से देखो, 50 न्यूटन रोकने वाला, 30 न्यूटन चलाने वाला, चलाने वाला छोटा, तो आपने बोला फ्रिक्शन फोर्स 30 न्यूटन। यहां पर देखो चलाने वाला 60 न्यूटन, रोकने वाला 64 न्यूटन, तो चलाने वाला छोटा है तो फ्रिक्शन फोर्स 60 न्यूटन। यहां पर रोकने वाला 2.5, चलाने वाला 1, तो फ्रिक्शन बड़ा है, बराबर। तो ये रुक जाएगा, ये चलेगा नहीं। तो जो छोटा है तो 1 न्यूटन छोटा है, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन 1 न्यूटन। यहां आ गए, रोकने वाला 2.5 न्यूटन, चलाने वाला 10 न्यूटन, छोटा है, क्या है, हमें उससे क्या है, हमें तो अपने सवाल में देखना है जो छोटा है वही आंसर है, फ्रिक्शन फोर्स 2.5 न्यूटन। अगला सवाल देखो, देखो ये सवाल यहां पर दिया है, मैं इसको यहां पर बना रहा हूं, ठीक है। ऐसा है, ये है यहां पर 10 केजी का, म्यू बराबर है यहां पर 0.8, और क्या हो रहा है, 37 डिग्री पर
50 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। ठीक है, अब इसको हटा दूं, म्यू बराबर 0.8 सब तो लिख दिया मैंने, 10 kg 50 न्यूटन 37 डिग्री, खत्म है ना। चलो अब सॉल्व करते हैं, बताओ कैसे सॉल्व करेंगे। देखो फाइंड द फ्रिक्शन, सवाल वही है, फाइंड द फ्रिक्शन सवाल है। फाइंड द फ्रिक्शन, तो भैया फ्रिक्शन में तो हमको क्या करते हैं, चलाने वाला और रोकने वाले को कंपेयर करना होता है। चलो भैया, तो 50 न्यूटन तो टेढ़ा लग रहा है, 50 न्यूटन कैसा लग रहा है, टेढ़ा, तो ये इधर में आएगा 50 cos 37, मतलब 5 बराबर 40 न्यूटन। इधर कितना आएगा 50 sin 37, यहां कितना आएगा 50 sin 37, मतलब 30 न्यूटन बराबर डिडूडा। अब क्या होगा, बीजू का यहां लगेगा वेट कितना 100 न्यूटन, यहां आएगी नॉर्मल रिएक्शन बराबर। अब देखो यदि ये चलता है तो ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चलेगा, और चूंकि जब ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चलेगा तो आप फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू लिखोगे कितना, म्यू टाइम्स आर। लेकिन इस बार क्या आर आपका सीधा सीधा 100 आ जाएगा, नहीं, यहां पर देखो ये 30 न्यूटन ये और लेग लफड़ा कर रहा है, तो वर्टिकल डायरेक्शन में एक्चुअली इक्विलिब्रियम हो रहा है बराबर। हर बार क्या होता था, ये होता नहीं था तो मैं डायरेक्टली आर बराबर 100 लिख जाता था, लेकिन इस बार ये यहां पर एक एक्स्ट्रा आ रहा है, इसको मुझे देखना पड़ेगा। तो भैया ये नॉर्मल रिएक्शन को अफेक्ट करेगा, कैसे करेगा, आर प्लस 30 बराबर 100, सो जी नॉर्मल रिएक्शन बच गई 70 न्यूटन की, कितनी बच गई 70 न्यूटन की। तो मुझे बताओ फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू आएगी म्यू टाइम्स आर, दो बार लिख रहा हूं मैं, क्यों कर रहा हूं, म्यू कितना है 0.8 गुणा नॉर्मल रिएक्शन कितनी है 70, तो फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू आ रही है 7856 न्यूटन, यस और नो, क्या ये वाली बात सही है। अब बताओ फ्रिक्शन फोर्स कितना, ये ब्लॉक चलेगा नहीं चलेगा, क्या होगा, देखो 56 न्यूटन रोकेगा, 56 न्यूटन रोकेगा, और 40 न्यूटन चलाएगा। देखो बात सही है, चलाने वाला मिल गया, रोकने वाला मिल गया, दोनों में जो छोटा है वही आपका फ्रिक्शन का फोर्स है। तो फ्रिक्शन फोर्स आपके पास में आएगा 40 न्यूटन, फ्रिक्शन फोर्स आपके पास में आएगा 40 न्यूटन। ये अलग अलग वैरायटी के सवाल हैं, ध्यान रखना इनमें, है ना। अब जैसे यहां पर ये पुलिंग नेचर का था, अब हम एक पुशिंग नेचर का करेंगे, इसको ऐसे दबाएंगे, देखो दबाने से क्या हो जाएगा, देखो दबाने से क्या फर्क पड़ेगा, मैं ब्लॉक डायग्राम दोबारा बना रहा हूं, सवाल सेम, रिश्ता वही, सोच नहीं, 10 kg म्यू बराबर 0.8। अब इस बार आपने इधर से 37 डिग्री पे और 50 न्यूटन, ठीक है, 50 तोला नहीं है, 50 न्यूटन, ठीक है, 10 kg, ओके सब सही है, और इसको डिलीट मार दिया। अब सोचो क्या होगा, देखो जल्दी जल्दी फटाफट फटाफट क्या होगा ना, देखो इसको मैं लेके आता हूं इधर से, इसको इधर से इधर लेके आ जाओ, देखो इस लाइन को सीधा हमेशा ऐसे मिला दो, ये मिल गया 50 न्यूटन। तो अब आपके पास में यहां पर ये सिचुएशन बन गई, देखो ये वाला एंगल, यहां पर यदि ये लाइन है तो ये वाला एंगल 37 है, यस और नो, इसका मतलब ये वाला एंगल 37 है, तो ये वाला एंगल कितना आएगा 37, हॉरिजॉन्टल से 37 इधर है तो हॉरिजॉन्टल से 37 इधर भी आएगा। इसका मतलब ये हो जाएगा, ये वाला कंपोनेंट आएगा आपका 50 cos 37, जो कितना है 40 न्यूटन। बात पकड़ में आ रही है, 50 37 का एंगल 50 cos 37 40, और यहां कितना आएगा बेटा जी, यहां आएगा 50 sin 37, जो कितना बनेगा 30 न्यूटन का, यस और नो। और कुछ रह गया क्या बाबू, रह गया ना, क्या, यहां आएगा वेट बराबर 100 और ऊपर आएगा नॉर्मल रिएक्शन आर। ओ अगला स्टेप क्या, तो अगले स्टेप में नॉर्मल रिएक्शन जो आएगा इस बार कितना आएगा 100 प्लस का 30, मतलब 130 न्यूटन, बोलो सही है। अब क्या करूं, हम क्या करते हैं, फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट करते हैं म्यू आर से, म्यू है 0.8 और आर है इस बार 130, क्लियर।
है ना। तो पॉइंट से तो 0 घट जाएगा, 8 16 8 3 24 4 2 8 एकम 8 और 2 10 13 8 104 न्यूटन। यस और नो। अब बताओ क्या हो रहा है, अब बताओ क्या हो रहा है। 40 न्यूटन चलाने वाला, 104 न्यूटन रोकने वाला, दोनों में कौन छोटा, 40 छोटा। तो भैया आपका फ्रिक्शन फोर्स कितना, तो भैया फ्रिक्शन फोर्स अभी भी आ रहा है 40 न्यूटन। कोई हार्ड एंड फास्ट नियम नहीं है कि हर बार ऐसा ही होगा करके, यस और नो। बस यहां पर ध्यान दें कि छोटा बड़ा आपको जरूर देखने की कोशिश करनी है। अच्छा सोचो थोड़ी देर के लिए, इस वाले सवाल में भी क्या था, यही था। लेकिन सोचो यदि म्यू की वैल्यू 0.8 की जगह, 0.8 की जगह इसी सवाल में मैं एक्स्ट्रा सवाल करवा रहा हूं, इफ म्यू बराबर 0.5 हो जाए तो क्या होगा। सवाल देखो कौन सा है, सवाल ये वाला है 10 केजी और इधर के खींच रहा हूं 50 न्यूटन। तो क्या हो गया, क्या डिफरेंस आएगा, तो डिफरेंस ये आएगा कि चलाने वाला तो अभी भी कितना है 40 न्यूटन, लेकिन जो फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू आपने निकाली थी वो बदल जाएगी म्यू आर, क्योंकि म्यू बदल चुका है 0.5। नॉर्मल रिएक्शन कितनी आ रही थी बेटा यहां पर 70, देखो 70, तो यहां आएगा 70, तो ये आ गया 35 न्यूटन फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू। तो अब बताओ फ्रिक्शन फोर्स कितना आएगा, ये चलाने वाला, ये है आपका रोकने वाला, तो फ्रिक्शन कितना आएगा बताओ, फ्रिक्शन फोर्स बराबर 35 न्यूटन। ये मेरी हमेशा से आदत रही है, मैं एक सवाल के अंदर में हमेशा एक दो सवाल और एक्स्ट्रा करवाता हूं। इससे क्या होता है, आपको एक आइडिया मिलता है कि इसके अलावा और क्या पूछ सकता है, एग्जामिनर के मन में क्या आ सकता है। तो म्यू को बदलने से ये चीजें बदल सकती हैं, ठीक है। अब इस सवाल में भी देखो म्यू कितना दिया है 0.8, हो सकता है मैं म्यू को ले लूं 0.2। मानो यदि म्यू बराबर हो जाए 0.2 तो फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी, 0.2 इंटू 130, तो यह आ जाएगी 26 न्यूटन बराबर। और एफ जो लग रहा था वो है 40 न्यूटन, तो इस बार फ्रिक्शन फोर्स कितना, तो इस बार फ्रिक्शन का फोर्स आएगा 26 न्यूटन, क्योंकि ये छोटा है। अब और क्या बनता है इन सवालों में, देखो इन दो सवालों को साइमल्टेनियसली चला रहा हूं मैं, इसलिए बार बार कह रहा हूं। इन सवालों में जब कभी भी, जैसे मान के चलो इसमें और एक सवाल पूछा जाता है रिगार्डिंग द एक्सेलरेशन, रिगार्डिंग द एक्सेलरेशन, यदि फ्रिक्शन बड़ा है, सवाल क्या पूछा जाता है, एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। फ्रिक्शन बड़ा है तो ब्लॉक चलेगा नहीं, ब्लॉक विल बी एट रेस्ट। लेकिन यदि फ्रिक्शन छोटा है और चलाने वाला बड़ा है 40 न्यूटन और ये 35 न्यूटन, तो भैया एक्सेलरेशन निकाला जाएगा 40 माइनस 35 डिवाइडेड बाई मास ऑफ द ब्लॉक। 10 केजी का ब्लॉक था ना यहां पे, हाँ खत्म, एक्स्ट्रा पार्ट है ये सब कुछ। ऐसी सेम इसी वाले सवाल में भी बन सकता है, ठीक है। मतलब मैं सवाल कुछ भी पूछ सकता हूं। अगला सवाल देखो यहां पर, इस सवाल में इस डायग्राम को पहले यहां पर हटाओ, इसको यहां ले जाओ, फिर से दो सवाल है। फाइंड द फ्रिक्शन ऑन द ब्लॉक इन द फॉलोइंग केसेस। क्या है आपके पास में बेटा, यहां पर एक 10 केजी का ब्लॉक है और यहां एक फोर्स लग रहा है F बराबर 10T और म्यू बराबर 0.8, ठीक है। मेरे लेक्चर का फेवरेट डेटा कौन सा है, 0.5। आपने देखा होगा मैं हर सारे लेक्चर्स में मेरा म्यू मोस्टली 0.5 ही होता है, क्यों, आधा करने में आसानी होती है। चलो तो अब सवाल क्या है, फाइंड द फोर्स ऑन द ब्लॉक इन द फॉलोइंग केसेस इफ टी बराबर 4 सेकंड, टी बराबर 9 सेकंड। यहां देख रहे हो ये फोर्स जो है वो टाइम पे डिपेंड कर रहा है, सवाल थोड़ा सा हटके है। तो पहला जो सवाल है उसके अनुसार देखें तो F बराबर 10 गुणा 4 मतलब आ गया 40 न्यूटन, ये एक्सटर्नल फोर्स आ गया। बाकी ब्लॉक की कहानी देखो, ये आपका 100, ये आपका नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन आपको 100 न्यूटन ही मिलेगा और फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू 0.8 गुणा 100 मतलब 80 न्यूटन मिल गई फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू। बोलो यस और नो, सही बात है।
40 न्यूटन चलाने वाला फ्रिक्शन, ये रोकने वाला। बताओ दोनों में कौन बड़ा कौन छोटा? ये छोटा, तो यही क्या है? फ्रिक्शन की वैल्यू है। लेकिन दूसरे सवाल के अंदर में देखो, दूसरा सवाल एफ एक्सटर्नल कितना आएगा? टी बराबर 9 सेकंड पे 10 गुणा 9 बराबर 90। यस और नो? नॉर्मल रिएक्शन 100 और फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू अभी भी नहीं बदलेगी, 0.8 गुणा 100 मतलब 80 न्यूटन। ठीक है, यहां 100 90 और यहां पे 100। बताओ क्या बोलूं मैं? ये है रोकने वाला। कौन सा? रोकने वाला। ये कौन है? चलाने वाला। तो दोनों में से देखो, ये बेसिक कॉन्सेप्ट के बेसिस पे चल रहा है, रोकने वाला और चलाने वाला। तो हर बार सवाल की वैरायटी बदल रही है थोड़ी थोड़ी सी, नहीं तो पता लगा सर ये F बराबर 10T, अब इसको कैसे करेंगे सर? ये तो हमें आते नहीं। कॉमन सेंस है भैया, टाइम पे डिपेंड है। T बराबर 0 पे 4 0, T बराबर 1 पे 10 न्यूटन। क्या ऐसा फोर्स एग्जिस्ट कर सकता है? कर सकता है। क्या दिक्कत है? आपको क्या मतलब एग्जिस्ट करे या नहीं करे? आप तो सवालों में ध्यान दो, फोकस करो। तो बताओ फ्रिक्शन का फोर्स कितना? तो भैया फ्रिक्शन बराबर आएगा 80 न्यूटन। क्यों? ये रोकने वाला छोटा है, तो वही आएगा जो रोकेगा। जो रोकता है वही आएगा या जो छोटा है वो आएगा? तो भैया जो छोटा है वो आएगा। यस और नो? तो ये एक तरह की वैरायटी यहां पर कवर हो जाती है। बहुत अलग अलग टाइप के मैंने यहां पर सवाल आपको बताने की कोशिश करी है। ठीक है, चलो थोड़े से सवाल और हैं, उनको भी मैं यहां पर कवर करता हूं। जाइक जैसे देखो, ये तो सिंगल ब्लॉक से रिलेटेड प्रॉब्लम हो गए। पुली का मैंने वहां पे ले ही लिया था एक सवाल। तो ब्लॉक ओवर ब्लॉक भी शायद मैं ले चुका हूं, लेकिन अब देखते हैं क्या है क्या नहीं है। ब्लॉक ओवर ब्लॉक के ही सवाल है यहां पर कि ये पुली ब्लॉक का एक सवाल यहां पर है। तो इस पुली ब्लॉक के सवाल को मैं यहां पर लेता हूं और देखते हैं भैया इसमें क्या आने वाला होगा। सवाल के अंदर में इसको ही फेंट कर लेता हूं। मैं उम्मीद करता हूं अब यहां पे आपको दिख रहा होगा। यदि नहीं दिख रहा है तो कोई बात नहीं है, मैं इसको दोबारा अगले पेज पे बना लेता हूं भाई। थर्टी 37 डिग्री यहां पर लग रही है एक पुली, और पुली से कनेक्टेड है यहां पर आपका 10 केजी। 10 केजी है क्या? यस। और इस साइड में कनेक्टेड है आपके पास में 5 केजी। ओके, और यहां पर म्यू बराबर है 0.5, तो मैं यहां ना लिखते हुए म्यू बराबर 0.5 लिख रहा हूं। ऊपर 1/2 दिया है ना सर? अरे बेटा 1/2 और 0.5 एक ही तो होता है, क्या फर्क पड़ रहा है? इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम स्ट्रिंग इज लाइट, पुली आर स्मूथ एंड मासलेस। यदि पुली का मास आ जाएगा तो वो सवाल रोटेशनल मोशन का हो जाएगा। टॉर्क बराबर आई अल्फा लगाना पड़ेगा वहां पे। ठीक है, यस। लेकिन पुली मासलेस मतलब लॉज ऑफ मोशन तक सीमित है। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग। तो भैया देखो हम इस सवाल को कैसे करते हैं। यहां लगेगा 100 न्यूटन, यहां लगेगा 50, यहां आएगा 50 cos 37, यहां आएगा 50 sin 37। 50 cos 37 मतलब 40 न्यूटन, और ये वाला आ जाएगा 30 न्यूटन। यहां नॉर्मल रिएक्शन बराबर आएगी 40 न्यूटन, और यहां से आपका फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू म्यू टाइम्स आर। म्यू है 0.5 इंटू नॉर्मल रिएक्शन है 40, तो फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू आ गई 20 न्यूटन। ये सब निकाल के रख लो भैया। अब यहां पर देखो ये 100 न्यूटन, यहां स्ट्रिंग में टेंशन है, यहां स्ट्रिंग में टेंशन है T। अब सवाल यह है कि हमको पहले कंसीडर करना पड़ेगा कि भैया ये सिस्टम चलेगा तो किधर चलेगा। मानना पड़ेगा कहीं ना कहीं, एक तो मानना पड़ेगा। मैंने माना कॉमन सेंस लगा के, जो आपके पास में भी होगा। अरे ये 10 केजी दिख रहा है, ये 5 केजी दिख रहा है,
इधर 100 न्यूटन दिख रहा है, उधर 30 न्यूटन दिख रहा है, मतलब हो ना हो ब्लॉक चलेगा तो मेरे हिसाब से तो इधर चलना चाहिए, ये मेरा हिसाब है, बाकी आपकी मर्जी है। तो अब एफबीडी बना लो। इन सवालों में हमेशा एफबीडी से काम होता है, जहां पर एक से ज्यादा ब्लॉक है वहां पर एफबीडी से काम होता है। एफबीडी मतलब फ्री बॉडी डायग्राम। तो 10 केजी वाले को उठा के देखो, तो 10 केजी वाले को देखा तो क्या पाया आपने? आपने ये पाया कि भैया जी इस पर एक 100 न्यूटन का फोर्स नीचे, इसको ये स्ट्रिंग से कनेक्टेड है टी। ध्यान रखना ये स्ट्रिंग एक ही है तो टेंशन एक ही आएगी टी। सर आपने यहां से यहां तक बनाई है फिर यहां से यहां तक जोड़ी है, बेटा वो एक ही है, तो फिर पुली का मतलब क्या रहा? बांध के गांठ थोड़ी बांध रखी है उस पर। फिर एक्सेलरेशन ये ए हो गया, पता ही नहीं है कितना है, ऐसा थोड़ी 1 2 3 4 मान लेंगे, नहीं, एक्सेलरेशन ए है। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, एफ नेट बराबर एम ए। कहानी कहां है? एफ नेट बराबर एम ए, और एफ नेट का मतलब हमेशा पता है क्या है? बड़ा फोर्स माइनस छोटा फोर्स। एफ नेट का मतलब बड़ा फोर्स माइनस छोटा फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन। और क्या यहां पर आपको बड़ा फोर्स वो जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, बड़ा फोर्स कौन सा? जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है या मानी है, या तो एक्सेलरेशन उस डायरेक्शन में है, या तो एक्सेलरेशन उस डायरेक्शन में है या आपने मानी है। तो इस सवाल के अनुसार एक्सेलरेशन इधर है तो उस डायरेक्शन में, मतलब ये वाला फोर्स क्या कहलाएगा? बड़ा फोर्स। तो आप लिखोगे 100 माइनस छोटा टी बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, तो 10 ए। ये आपके पास में समीकरण नंबर 1। क्लियर? दूसरा कौन सा रह गया? तो भैया जी दूसरा रह गया ये वाला, कौन? जो टेढ़ा है पर मेरा है 5 केजी। कैसे? तो देखो 5 केजी को जब आप बनाओगे तो टेढ़ा ही। यस। अब इसकी कहानी क्या है? इससे भैया जी एक स्ट्रिंग जुड़ी है टी, उसमें टेंशन। अब देखो कॉमन सेंस, यदि ये ए से नीचे जाएगा तो इसका मतलब आपको नहीं लगता है कि ये वाला ब्लॉक एक्सेलरेशन ए से ऊपर जाएगा? ऐसे थोड़ी कि ये इधर चला जाए ये इधर चला जाए। स्ट्रिंग जो है वो इनएक्सटेंसिबल होती है, मतलब स्ट्रिंग लंबी नहीं हो सकती, जितनी है उतनी ही रहेगी, ना छोटी होगी ना बड़ी होगी, उसी रेश में रहेगी। तो यहां से कहानी यहां तक पहुंच चुकी है, तो हम कहेंगे कि इसका एक्सेलरेशन ए इधर आएगा, और इस डायरेक्शन में कोई फोर्स है क्या? तो देखो 30 न्यूटन का फोर्स है जो इसको इधर चलाने की कोशिश कर रहा है। और कुछ है क्या? और कुछ जिसे आप भूल रहे हो? यस, आप भूल सकते हैं लेकिन हम नहीं भूलेंगे, और वो कौन है? फ्रिक्शन बाबा। फ्रिक्शन को फिजिक्स आती है, उसे मालूम है, मुझे लगना है। अब सोचो कि किधर लगे। देखो ये सिस्टम यदि इधर जा रहा है ऐसा हमने माना है, तो डेफिनेटली फ्रिक्शन इसको अपोज करेगा। फ्रिक्शन अपोजेज मोशन, और फ्रिक्शन अपोजेज रिलेटिव मोशन। तो फ्रिक्शन अपोजेज रिलेटिव मोशन। फ्रिक्शन की चाहत है कि जो बॉडी उस सरफेस के साथ में कनेक्टेड है उसी के साथ में जुड़ी रहे, इधर उधर ना भागे। तो इसके लिए इधर से रोकने की कोशिश करेगा, क्योंकि हमने मान लिया कि इधर चल रहा है, तो भैया यहां आएगा फ्रिक्शन, और वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे लगेगा क्योंकि चल रहा है, मतलब ये आएगा 20 न्यूटन। बोलो इक्वेशन कैसे बनेगी? बड़ा फोर्स कौन सा? तो इस बार ये टी, तो आप लिखोगे टी माइनस 30 माइनस 20 बराबर 5a। तो टी माइनस का 50 बराबर 5a, समीकरण संख्या 2। तो पहली इक्वेशन क्या बनाई थी बेटा जी आपने? ये रही 100 माइनस टी बराबर 100 माइनस टी बराबर 10a। दूसरी इक्वेशन बनाई थी टी माइनस का 50 बराबर 5a। दो समीकरण है और दो अननोन है, सॉल्व कर लो। हमेशा जोड़ो, 50 बराबर 15a, a बराबर 50 बटे 15। बोलो कितना आएगा? 5 से काटोगे 10/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जो a आया है उसकी वैल्यू कहीं पे भी डाल दो, टेंशन निकल के आएगी। 100 या t माइनस 50 बराबर 5 गुणा 10/3, तो t बराबर 50 प्लस का 50/3,
तो टी बराबर आएगा 200/3। ये है कहानी। यस और नो, यस और नो, ठीक है, यस और नो, श्योर है ना? कोई दिक्कत तो नहीं होगी? कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, ऐसा मुझे आप लोगों पे पूरा यकीन है। ठीक है, यहां पर आपके सामने एक अगला सवाल आ चुका है। सवाल को देखिए और बताइए कौन सी वैरायटी का ये सवाल है, और फिर ही हम आगे बढ़ पाएंगे। बताओ कौन सी वैरायटी का सवाल है ये? ब्लॉक ओवर ब्लॉक, 2 kg और 3 kg के ब्लॉक हैं। एक बात ध्यान रखना, हो सकता है मैंने थियरी लेक्चर में भी सेम सवाल करवा दिया हो सकता है। सर आप देख के ही बता देते। थियरी लेक्चर पहले एक बार हो चुके हैं, उसके बाद में मैं न्यूमेरिकल लेक्चर्स रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो क्वाइट पॉसिबल ऐसा भी हो सकता है सेम सवाल ही करवा दिया हो। लेकिन कॉन्सेप्ट को समझना, यदि आपने मान लो कर लिया पहले तो क्या दिक्कत है, दोबारा अपने मन से करके बता दो। अब क्या आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है? भाई यहां पे बस डेटा बदलेगा और कुछ भी नहीं बदलेगा। अब ये कौन सा है, टाइप आइडेंटिफाई करो। हमने ब्लॉक ओवर ब्लॉक में 2 तरह के वैरायटी के सवाल करे, कौन कौन से? एक पहला जिसमें नीचे वाले ब्लॉक पे फोर्स लगाया जाता है, और एक कौन सी जिसमें ऊपर वाले ब्लॉक पे फोर्स लगाया जाता है। तो ऊपर वाले ब्लॉक पे जब फोर्स लगाते हैं तो वहां की कंडीशन को हम कैसे टैकल करते हैं बेटा? कंडीशन को टैकल करने का तरीका क्या है? सरफेस है स्मूथ, यहां पर है 3 kg का ब्लॉक, यहां पर है 2 kg का ब्लॉक। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक इफ F इज इक्वल टू 5 न्यूटन। देखो यहां पर स्मूथ है सरफेस और म्यू बराबर कितना दिया गया है? 0.5। ओके, और यहां लग रहा है F बराबर 5 न्यूटन। कितने का फोर्स लगा रहे हैं? F बराबर लगा रहे हैं 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं। सवालों को करने का तरीका क्या है? सबसे पहला काम क्या निकालना है? F मैक्सिमम, जो कितना आएगा? म्यू आर, म्यू है 0.5 इंटू 20। सर ये 20 कहां से आया? फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू आ गई यहां पर 10 न्यूटन। ठीक है, इस सवाल को डिलीट कर देता हूं यहां से। ठीक है, ये फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू आपने निकाल चुके हैं 10 न्यूटन, और यहां पर आपका फोर्स है एक्सटर्नल 5 न्यूटन। तो जब ऊपर वाले ब्लॉक पे फोर्स लगा रहे होते हैं एंड F मैक्सिमम यदि आता है बड़ा F एक्सटर्नल से, तो क्या होता है? बोथ मूव टुगेदर, बोथ मूव टुगेदर। ये कॉन्सेप्ट याद आ जाना चाहिए, दोनों एक साथ चलेंगे, और जब दोनों एक साथ चलेंगे तो एक्सेलरेशन आएगा फोर्स डिवाइडेड बाई m1 प्लस का m2, मतलब 5/2 प्लस का 3, तो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन आएगा, और ये दोनों ब्लॉक के लिए रहेगा। एक्चुअली इसमें एक और सवाल होना चाहिए, है कि नहीं पता नहीं, हाँ है। ठीक है, सेम सवाल है। अरे बस आपके पास में इस बार 20 न्यूटन दिया है। सवाल वही है, सवाल वही है, 3 kg 2 kg, और यहां है 20 न्यूटन, यहां म्यू बराबर है 0.5। तो सवाल को जब मैं सॉल्व करूंगा क्या होगा? नॉर्मल रिएक्शन 20, F मैक्सिमम निकालो, यहां पर म्यू आर 0.5 इंटू 20, तो भैया जी फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू आ रही है 10 न्यूटन। मैंने क्या बोला है इन सवालों में? क्या बोला है? अब आपको कंपेयर करके देखना है। यहां क्या हो रहा है? F एक्सटर्नल 20, फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू 10। तो जब आपका F एक्सटर्नल है बड़ा फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू से, तो बोथ मूव विद डिफरेंट एक्सेलरेशन, डिफरेंट
एक्सेलरेशन, अलग अलग एक्सेलरेशन से चलेंगे। और जब अलग अलग एक्सेलरेशन से चलेंगे तो एफबीडी बना के सॉल्व करना है। तो भैया 2 kg वाले को देखो, तो 2 kg वाले पर एक्सटर्नल फोर्स 20 न्यूटन का, फ्रिक्शन फोर्स 10 न्यूटन का, तो एक्सेलरेशन बताओ कितना आएगा। तो एक्सेलरेशन आएगा 20 माइनस 10 बटे 2, मतलब आ गया 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऊपर वाले का एक्सेलरेशन कितना आ गया, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और नीचे वाले की क्या हालत है भैया, तो देखो ये है नीचे वाला 3 kg। 3 kg वाले पे कौन फोर्स है, कोई नहीं है ना। इसे कौन चलाएगा, फ्रिक्शन, इस डायरेक्शन में। तो इसका एक्सेलरेशन कितना आएगा, इसका एक्सेलरेशन आएगा फ्रिक्शन 10 और मास 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इसमें डेटा तमाम बदल लो, ब्लॉक के मासेस बदल दो, 1 kg 2 kg ले लो, 2 kg 3 kg 3 kg 4 kg, जो लेना है वो ले लो। अनंत सवाल बनेंगे। वैरायटी क्लियर है क्या। यदि ऊपर वाले पर फोर्स दिया है, नीचे वाले पे कुछ नहीं दिया है, इतनी ही आपको मैक्सिमम पूछा जाएगा। फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू निकालो और एक्सटर्नल से कंपेयर करो। यदि फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू एक्सटर्नल फोर्स से बड़ी है, फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू एक्सटर्नल फोर्स से बड़ी है, फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू एक्सटर्नल फोर्स से बड़ी है, तो दोनों एक साथ चलेंगे, दोनों एक साथ चलेंगे। और वो कितने से चलेंगे, A बराबर F अपॉन M1 प्लस का M2। सवाल को देख के डर लग सकता है, लेकिन डरना मना है। सवाल को देख के डर लग सकता है बाबू, लेकिन डरना मना है, डरेंगे नहीं। फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू एक्सटर्नल फोर्स से बड़ी आ रही है, इसका मतलब क्या है, दोनों साथ साथ चलेंगे, हाथ में हाथ डाल के साथ साथ चलेंगे। फ्रिक्शन क्या है, फ्रिक्शन वो फोर्स है जो दो बॉडीज को, द फ्रिक्शन इज दैट फोर्स, फ्रिक्शन इज दैट फोर्स ऑफ कॉन्टैक्ट विच ट्राइज टू कीप द बॉडीज इन कॉन्टैक्ट। फ्रिक्शन वो फोर्स है जो दो बॉडीज जो संपर्क में है उनको हमेशा संपर्क में ही बनाए रखने की कोशिश करता है। क्या फ्रिक्शन ऑलवेज स्टॉप्स द मोशन, या फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजेस द मोशन? नहीं, फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजेस द रिलेटिव मोशन। जैसे इस सवाल में देखो 5 न्यूटन वाले में तो दोनों चल गए साथ में। खैर तो देखो इस वाले में देखो, यहां पे 3 kg वाले पे कोई फोर्स लगाया था क्या आपने? कोई फोर्स नहीं लगाया, लेकिन ये 3 kg वाला भी चल रहा है बेटा 10/3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से। तो फ्रिक्शन हेल्प्स इन मोशन ऑल्सो, फ्रिक्शन चलने में भी मदद करता है। यस और नो? जो हम चल पा रहे हैं हम फ्रिक्शन के कारण चल पा रहे हैं। जो आप मुझे इधर से लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट होते हुए जो देख रहे हैं, उसका कारण कौन है? उसका कारण घर्षण बल है। यस और नो? कहानी में कोई दिक्कत? यस और नो? ये कब है? जब आपका ऊपर वाले ब्लॉक पे फोर्स है। ठीक है, तो ऊपर वाले की ये कहानी है। अब नीचे वाले की कहानी और पढ़ लेते हैं। तो ध्यान से, ऊपर वाले ब्लॉक पे एक्सटर्नल फोर्स दिया है, हमेशा फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू को कैलकुलेट करो, कंपेयर करो, और यदि ऐसा हो जाए कि एफ एक्सटर्नल फोर्स यदि बड़ा हो जाए तो दोनों का एफबीडी बना के अलग अलग सॉल्व करो, दोनों का एफबीडी अलग अलग बना के सॉल्व करो। यहां पर दोनों अलग अलग एक्सेलरेशन से चल रहे होते हैं, ये बात यहां पर हमें पता होनी चाहिए। यस और नो? क्लियर है क्या? चलो आगे बढ़ता हूं अगले सवाल पे। हाँ भैया, ये देखो 2 kg 5 kg और स्मूथ। इस बार सवाल की वैरायटी थोड़ी सी बदल गई है। कैसे बदल गई है? इस बार क्या हो रहा है, सवाल को आइडेंटिफाई करो कौन से टाइप का है, क्योंकि जब तक आप आइडेंटिफाई नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होने वाला है। 2 kg
यहां लगाया 21 न्यूटन, यहां लगेगा म्यू बराबर 0.5। बोलो क्या करना होता है इन सवालों में? सवालों की वैरायटी को आइडेंटिफाई करो। तुम हटे जाओ भाई यहां से, हटो। हाँ, 2 kg 5 kg, ओके। इन सवालों में क्या करना होता है बताओ भैया। सबसे पहला स्टेप इन सवालों का क्या है? व्हाट इज द वेरी फर्स्ट स्टेप? फर्स्ट स्टेप इज फाइंड एक्सेलरेशन ए बराबर एफ अपॉन m1 प्लस का m2। जब तक ये नहीं निकलेगा कुछ नहीं होगा। तो भैया जी 21 अपॉन 2 प्लस का 5, 7 5 7 21, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दूसरा स्टेप क्या है? दूसरा स्टेप है फाइंड ए बराबर म्यू जी। एक म्यू जी और कैलकुलेट कर लो, फाइंड म्यू जी। तो म्यू जी आएगा 0.5 गुणा 10, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये दो आ गए। इसके बाद होती है असली कहानी शुरू। क्या होता है? कंपैरिजन। क्या होता है बेटा? कंपैरिजन होता है। यस और नो? यस और नो? अच्छा जी, तो यहां पर म्यूजी तो बड़ा आ रहा है, यहां पर म्यूजी क्या आ रहा है? बड़ा आ रहा है, और ए क्या आ रहा है? छोटा आ रहा है। तो इस कंपैरिजन से पूरा खेल शुरू होता है। वो क्या है समझते हैं। इफ म्यूजी ग्रेटर देन और इक्वल टू ए, म्यूजी ग्रेटर देन और इक्वल टू ए, देन क्या होगा? बोथ मूव टुगेदर, दोनों एक साथ चलेंगे। क्यों? देखो ये म्यूजी जो है ना, ये फ्रिक्शन से आता है एक्चुअली। तो म्यूजी से बड़ा है ए, तो सॉरी, म्यूजी बड़ा है ए से, तो दोनों चलेंगे साथ साथ में विद एक्सेलरेशन ए। इस सवाल में आंसर आएगा ए बराबर 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलो अगला सवाल देखते हैं। 21 की जगह आगे बढ़ जाओ और हम ले लेते हैं 28, 35, 36, 40 वगैरह, कुछ ऐसा यहां पर ले लेता हूं ताकि यहां पर आपको दिक्कत ना आए। यस और नो? सेम सवाल है। देखो सवाल सेम है, इसलिए मैं इसको दोबारा यहां पर सॉल्व नहीं कर रहा हूं। सवाल देख लो क्या है। देखो आपने निकाला यहां पर 35 न्यूटन का फोर्स है, म्यू 0.5 है। पहला स्टेप ए बराबर एफ अपॉन m1 प्लस का m2। ठीक है, याद हो जाना चाहिए। 35 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 5 मतलब 5 7 5 35, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दूसरा स्टेप म्यू जी बराबर 0.5 गुणा 10 बराबर 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और तीसरा स्टेप म्यू जी ग्रेटर देन और इक्वल टू ए, तो भैया 5 है, कंपेयर है, तो यहां पर बोथ मूव टुगेदर। इसमें मैं बहुत ज्यादा समय नहीं ले रहा हूं। क्यों नहीं ले रहा हूं? जाहिर सी बात है, बोथ मूव टुगेदर विद कॉमन एक्सेलरेशन बराबर ए बराबर 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पिछली बार भी 7 चले थे देखो इस सवाल में, लेकिन इस बार, पिछली बार 3 से चले थे, इस बार कितने से चल रहे हैं? ए बराबर 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। मतलब क्या हो रहा है? ये एक्सटर्नल फोर्स को बढ़ाते जा रहे हैं, तो उससे भैया अंतर तो आएगा। कभी ना कभी तो अलग अलग चलेंगे, और कभी ना कभी अलग चलेंगे मतलब देखो इस सवाल में देख लो, इस सवाल में दोनों अलग अलग चलेंगे। क्यों अलग अलग चलेंगे? अब जाहिर सी बात है, मैंने सवाल लिया तो मुझे मालूम है कि इसको मैंने 40 दिया है। ठीक है, तो पहला स्टेप ए बराबर एफ अपॉन m1 प्लस का m2। बोलो कितना आएगा? 40 बटा 2 प्लस का 5 मतलब 40 बटा 7, 7 5 35, 5 55 35 5 5 0 पच्छिम 42 77 49 77 49, तो 5.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दूसरा स्टेप क्या है? म्यू जी। ये बार बार स्टेप लिखने से फायदा क्या है?
इससे आपको ये याद हो जाता है। अब यहां पर कंपैरिजन करना है दोनों का। ए बड़ा है म्यूजी से, अब इक्वल टू नहीं है, ए बड़ा है म्यूजी से, क्लियर कट। बोथ मूव विद डिफरेंट एक्सेलरेशन, बोथ मूव विद डिफरेंट एक्सेलरेशन। और फिर आपको क्या करना है, ड्रॉ एफ बी डी एंड देन सॉल्व इट। यस और नो? भैया जी एफ बी डी बना के सॉल्व करेंगे तो आप पाओगे 2 kg का ये है ब्लॉक। यस और नो? आपने बोला सर बात तो सही लग रही है, 2 kg का ब्लॉक है। तो 2 kg पर यहां से आपने लगा दिया 20, या फिर पहले 5 kg का लेके करो, बताओ। ये आपकी मर्जी है टोटली, एंटायरली इट्स योर डिसीजन। सिस्टम चल रहा है ना, तो पता लगा कई बार इतनी मेहनत करो और सिस्टम रुका पड़ा है। नहीं नहीं, सिस्टम इज वर्किंग फाइन। तो मैं क्या कह रहा था, हाँ, बोथ मूव विद डिफरेंट एक्सेलरेशन, ड्रॉ एफबीडी एंड सॉल्व इट। तो हम कोई से भी एफबीडी से कर सकते हैं, जैसे 2 kg से करूं, क्योंकि देखो 2 अलग अलग एक्सेलरेशन तो निकालनी, तो 2 करने तो पड़ेंगे। मैंने एक काम करता, थोड़ा सा अच्छे से बनाता हूं, थोड़ा सा। क्या अच्छा बना दिया मैंने, देख लो कितना बढ़िया शानदार तरीके से डायग्राम ड्रॉ करते हुए। और ये हमारे सर फिजिक्स में, ये अभी पिच पर है, और पिच पर उन्होंने देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, 5 kg वाले पर इधर में पहले तो येलो ये 40 न्यूटन का फोर्स, ठीक है, यही दिया है ना, दोनों को तोड़ के अलग ले लिया मैंने। अब देखो क्या होगा, यहां पर इसका वेट आएगा 20 न्यूटन और यहां इसकी नॉर्मल रिएक्शन, सो यहां पर फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू आएगी म्यू आर, और जो कि आ रही है 0.5 इंटू 20 न्यूटन, मतलब फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू जो आ रही है वो 10 न्यूटन है। और ये 10 न्यूटन ही इसको चलाने में कौन है, रिस्पॉन्सिबल है। तो इसका एक्सेलरेशन आएगा 10 बटा तो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन जब मैं इधर आता हूं तो क्या होता है, और पंजी 50। और कुछ है क्या, और तो कुछ नहीं है ना, और तो कुछ नहीं है ना। देखो अब एक बात समझो, वो क्या है, यहां जो फ्रिक्शन 10 न्यूटन नीचे लग रहा है, भैया इस पे कोई म्यू है ही नहीं। ये तो इसका पता लगा आपने ऐसे करा, देखो कई लोग कर सकते हैं, सर ये 50 ऊपर से 20 भी तो लग रहा है, बिल्कुल सही है। तो फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू आएगी कितनी, ध्यान रखना, फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू आएगी सर म्यू टाइम्स आर 0.5 इंटू, देखो ये नॉर्मल रिएक्शन आएगा तो 50 और 20 70 के कारण आएगा, तो 70 कर दिया, 35 लगा दिया, और सब गुड़ गोबर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, सब गुड़ गोबर। ठीक है, कर मत देना ऐसे बेटा जी। 5 kg वाला स्मूथ सरफेस पे रख रहा है, लेकिन ये जो फ्रिक्शन इस ब्लॉक पे 2 kg वाले पे लग रहा था, ऐसे ही 5 kg वाले पे भी तो लगेगा। 5 kg वाले को ये अपोज करेगा फ्रिक्शन, और ये फ्रिक्शन यही आएगा, कोई अलग नहीं आएगा। तो बताओ क्या आएगा, 40 माइनस 10 बराबर 5 इंटू A5। तो भैया जी A ऑफ 5 आएगा 30 बटे 5, मतलब 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो दोनों ब्लॉक्स का अलग अलग एक्सेलरेशन निकाल दिया है। ये है A2, एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन ऑफ 5 kg, देखो एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg, एक्सेलरेशन ऑफ 2 5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन ऑफ 5 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहां पर रिलेटिव भी एक्सेलरेशन पूछा जा सकता है, एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg विद रिस्पेक्ट टू 5 kg, तो आएगा 5 माइनस 6 बराबर -1। इसका मतलब क्या है, 2 kg वाला पीछे जा रहा है 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से। बात सही है या गलत है? मैं उम्मीद करता हूं कि देखो ये जो सवाल मैंने बनाए हैं, बताए हैं आपको, यहां पर एक और, अच्छा एक और सवाल है, मुझे लगा सब खत्म हो गया करके, चलो कोई बात नहीं।
एक और पुली ब्लॉक का सवाल है, ये कैसे रहा, लास्ट में रह गया यार पुली ब्लॉक वाला। चलो कोई बात नहीं, अब रह गया तो रह गया भैया, इसको भी तो निपटाना तो पड़ेगा। हाँ लेकिन हाँ, find acceleration and tension in the string in the following case. The pulley and string are massless. एक्सेलरेशन और टेंशन, देखो भैया जी, यहां से आप लोगे, ये आएगा 50 न्यूटन, यहां आएगी टेंशन, यहां आएगा 10 केजी, यहां आएगी नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है, ये टेंशन यहां भी आएगा। अब हमको वही सवाल है, मानना है, मैंने माना एक्सेलरेशन ए नीचे आएगा, ठीक है, यहां पर एरो नहीं दिख रहा है तो मैं यहां बना रहा हूं, एक्सेलरेशन ए किधर आएगा, नीचे आएगा। सवाल करने का तरीका वही है, एफबीडी बना के सॉल्व करो, लेकिन पहले यहां पर फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू भी निकालनी है। चलो 5 एक एक करके करते हैं। ये ठहरा 5 केजी का ब्लॉक, ठीक है, इस पर क्या क्या आएगा, नीचे आएगा वेट बराबर 50 न्यूटन, ऊपर आएगी नॉर्मल रिएक्शन, नीचे आएगा एक्सेलरेशन। बोलो सही है। इक्वेशन क्या लिख दोगे, बड़ा फोर्स माइनस छोटा फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। तो जाहिर सी बात है, यदि आपने एक्सेलरेशन नीचे माना है तो 50 बड़ा है, और ये बात मैं चिल्ला चिल्ला के 2 से 3 बार बता चुका हूं। आप लिखोगे 50 माइनस टी बराबर 50 माइनस आर, अरे रे सॉरी बेटा, यहां टेंशन आएगी, टी सॉरी, टी बराबर 5a। कई लोग सोच रहे होंगे ये सर आर कहां से आ गया, नीचे तो कुछ है ही नहीं कांटेक्ट करने के लिए, आर लगा कहां से दिया, बिल्कुल नहीं बेटा। चलो ये एक काम खत्म, इक्वेशन 1 बन गई। अब 10 केजी वाले को सोचो, तो बेटा ध्यान रखना 10 केजी वाला हवा में नहीं है, 10 केजी वाला एक ब्लॉक सरफेस पे है। इसके कहानी क्या है, इसकी कहानी ये है बाबू कि यहां टेंशन टी लग रही है, म्यू बराबर 0.6 दे रखा है, इसका वेट है इधर में 100 न्यूटन, और चूंकि वेट है तो यह नॉर्मल रिएक्शन है, चूंकि वेट है तो नॉर्मल रिएक्शन ऐसा नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना, नहीं तो पता लगा सर फिर तो वेट यहां पर भी है तो यहां तो नॉर्मल रिएक्शन नहीं लगा, ऐसा नहीं होता है, नहीं तो पता लगा सर सब पूरा खत्म कर दे कहानी को। फिर यहां पर फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू आएगी म्यू टाइम्स आर, म्यू है इस बार 0.6 इंटू 100, मतलब फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू आएगी बाबू 60 न्यूटन, ठीक है। चलो कोई दिक्कत यहां तक। अब क्या है, ये 60 न्यूटन फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू आ रही है वो किधर लगेगी, तो भैया ये लगेगी इधर, F बराबर 60। क्यों भैया, क्यों ऐसा होगा, क्यों ऐसा होगा, क्यों होगा, क्योंकि हमने माना है यदि ये नीचे जा रहा है तो इसका मतलब ये इधर जाएगा, ये इधर जा रहा है मतलब ये एक्सेलरेशन ए इधर आएगा, और यदि एक्सेलरेशन इधर आ रहा है तो भैया फ्रिक्शन क्या करेगा, फ्रिक्शन अपोजेस द रिलेटिव मोशन, फ्रिक्शन अपोजेस द रिलेटिव मोशन, मतलब फ्रिक्शन अपनी पूरी कोशिश करेगा कि ये 10 केजी वाला ब्लॉक जो यहां रखा है वो आगे ना सरके, वो इसके साथ ही संपर्क में बना रहे, आगे कहीं ना चला जाए, है ना, यस और नो। तो बताओ क्या होगा, न्यूटन की गति का द्वितीय नियम, बड़ा फोर्स माइनस छोटकू फोर्स लगा दो, तो यहां बड़ा दिख रहा है टी माइनस छोटा दिख रहा है 60 बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, तो ये आएगा 10a, ठीक है, और तो कोई नहीं रह गया ना यहाँ पे, हाँ उड़े बड़ा, ठीक है। चलो अब क्या करना है, 2 इक्वेशन मिल रही हैं आपको, कौन सी बेटा, 50 माइनस टी बराबर 5a और t माइनस 60 बराबर 10a, दोनों को जोड़ दो, दोनों को जोड़ दो, तो t ने मारा t को, 50 माइनस 60 बराबर आ गया 10, और ये आ रहा है 15a, तो a बराबर आएगा माइनस का 10/15, तो एक्सेलरेशन आएगा माइनस का 2/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसकी वैल्यू उठा के यहां पे पुट कर दो कहीं जहां आपको अच्छी लगे,
तो आप कहोगे सर इसमें क्या दिक्कत है, तो t बराबर आएगा माइनस मतलब 60 प्लस 10 इंटू -2/3 मतलब 60 माइनस 20/3। टीचिंग 18 में से दोगे, टीचिंग 18 में से दोगे 18 में से दोगे 60, 18 में से दोगे 16, तो 160/3 न्यूटन। ये है यहां पर टेंशन की वैल्यू। अब बताओ ये सवाल मैं कर चुका हूं, सही है या गलत है, ये आपको फटाफट से आइडेंटिफाई करना है। यस और नो, आ गया सर? एक्सेलरेशन नेगेटिव है, मॉड तो ले लो, तो ए बराबर सर 2/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आना चाहिए। अच्छा, तो इसको यदि प्लस कर देंगे तो यहां से 60 प्लस हो जाएगा, तो इसका मतलब सर आप कहना चाहते हो टी बराबर 60 प्लस मतलब 3 3 18 20 200/3 न्यूटन आएगा। क्या आप ऐसा कहना चाहते हो? क्या आप ऐसा कहना चाहते हो? बताओ अब कौन सा सही है? भाई ऑप्शन देगा वो तो 4, बस इससे ज्यादा जगह नहीं है, खत्म। ऑप्शन नंबर ए बराबर 2/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, टी बराबर 160/3। ऑप्शन नंबर बी ए बराबर 2/3 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर और टी बराबर 180/3 न्यूटन है। ये ए बराबर 2/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और टी बराबर 200/3 न्यूटन। और डी नंबर पे है, क्या है? नन ऑफ दी अबव है। बताओ क्या आंसर लगाओगे? जल्दी 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 जल्दी, क्या आंसर लगाओगे फटाफट? अब आप अपना आंसर सेलेक्ट कर लीजिए, मैंने ऑप्शन दे दिए हैं। ओके, जिन्होंने आंसर लगाने थे सब लगा लिए, और सब आंसर लगाने के पश्चात मैं आंसर लगा देता हूं। मेरा वाला आंसर मैं कहूंगा नन ऑफ दी अबव। क्यों? एक्सेलरेशन बराबर, चलो अब बोल दो क्या आना चाहिए, तो एक्सेलरेशन आएगा 0, ब्लॉक एट रेस्ट आएगा, ब्लॉक एट रेस्ट आएगा। देखो इन सवालों में हमेशा ध्यान रखना है, क्या ध्यान क्या रखना है, जो भी डायरेक्शन आपने मानी और एक्सेलरेशन, देखो पॉजिटिव की जगह नेगेटिव आ जाए मतलब डायरेक्शन उल्टी होनी चाहिए, लेकिन ये हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा है तो ये उल्टी नहीं होगी, ये रेस्ट पे आ जाएगा। ये थोड़ा सा कॉमन सेंस है। अब एक बात बताइए, अपने आप इधर चल सकता है क्या? कॉमन सेंस भी तो लगाओ कुछ। क्या ये अपने आप इधर चल सकता है? बिल्कुल नहीं चल सकता भाई, ये रुका रहेगा, और जब ये रुका रहेगा तो टेंशन कितनी आएगी? टेंशन बराबर आएगी, देखो ये कुछ नहीं है, अब ये 5 kg गप ब्लॉक है, 50 न्यूटन, तो टी बराबर आएगा 50। 50 ही है ना कि 10 kg का इधर लटका कौन सा 5 kg, तो आंसर विल बी 50 न्यूटन। यस और नो? क्या यहां तक कोई दिक्कत होगी? बोलो। ये प्यारा सा कॉन्सेप्ट है, ये प्यारा सा कॉन्सेप्ट यहां पर है। ध्यान रखना, एक्सेलरेशन नेगेटिव आ गया, फ्रिक्शन का सवाल है। फ्रिक्शन का सवाल नहीं भी होता लेकिन वो हॉरिजॉन्टल यदि होता तो मतलब चल ही नहीं रहा है। ध्यान रखें इन चीजों को, नहीं तो अपनी मर्जी से आऊं ऐसा बिल्कुल भी करके ना आए, ठीक है? श्योर है ना? सफिशिएंट है इतना? तो इस सवाल के कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि यहां तक आपको सब कुछ समझ में आ चुका होगा। अब आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, डीपीएस की प्रैक्टिस, प्रैक्टिस द डीपीएस एंड गेट द सिलेक्शन, ऐसे कहूंगा ना। चलो, तो यहां पर फ्रिक्शन वाला पोर्शन खत्म हो गया, तो यहां पर बेटा अब मेरे सेशन समाप्त हो जाएंगे। इसके बाद में वर्क एनर्जी पावर और रोटेशनल मोशन तक जावेद सर लेंगे, तो जावेद सर के अब यहां से लेक्चर चालू होंगे, फिर मेरा 1-2 आएगा, फिर जावेद सर का आएगा। तो इस प्रकार से हमारा सेशन आपका चलता रहेगा, वर्क एनर्जी पावर, सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन तक 3 चैप्टर तक अब जावेद सर लेंगे। फ्रिक्शन तक मैं यहां पे आपको कंप्लीट करके दे चुका हूं। इसके बाद सिर्फ और सिर्फ आपको क्या काम करना है, जो डीपीएस आएगी उसकी प्रैक्टिस करनी है। थ्योरी सवाल, न्यूमेरिकल सवाल के लेक्चर्स को दोबारा एक बार और देखें, ब्लॉक ओवर ब्लॉक वाले क्वेश्चंस को जरूर देखें, उसमें
बिल्कुल भी कोताही ना बरतें। हो सकता है यदि एग्जामिनर डिफिकल्ट लेवल का पेपर बनाए तो उस टाइप से कोई क्वेश्चन यहां पर डाल दे। ठीक है, श्योर है ना, कोई दिक्कत तो नहीं होगी? ओके एंड सो ठीक है कि नहीं? चलो, सो दैट्स इट फॉर टुडे। आज के लिए बस इतना ही। मुलाकात फिर से होगी अपनी आने वाले अगले लेक्चर के दरमियान। सो तब तक के लिए